हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो कल हम लोगों ने एंशिएंट इंडिया के अंतर्गत यूपीएससी ने 2022 से लेके 2011 तक जो भी क्वेश्चन पूछे थे उसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग मिडिवल इंडिया के अंतर्गत प्रीलिम्स में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2022 से लेकर 2011 तक उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि योग वशिष्ठ वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय निजामुद्दीन पानीपति ड्यूरिंग द रीन ऑफ। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो योग वशिष्ठ जो किताब थी उसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया था। आप जानते हैं कि बहुत सारे जो किताब हैं उसको समय समय पर बहुत सारे लेखकों ने जो पुराने किताब हैं भारत की उसको ट्रांसलेट किया है। तो वहीं उसी के ऊपर ये सवाल है कि जो वशिष्ठ भी एक किताब थी उसको पर्शियन में किसने ट्रांसलेट किया था? निजामुद्दीन पानीपति ने। तो पूछा यह है कि किसके शासनकाल के दौरान ये उसने ट्रांसलेट किया था। तो 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। पहला है अकबर, दूसरा है हुमायूं, तीसरा है शाहजहां और चौथा है औरंगजेब। तो हमें ये क्वेश्चन को डिस्कस करके हमें ये पता चलता है कि जो किताबें हैं वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। जो एंशिएंट इंडिया की वो तो हम जानते ही हैं। हमने देखा कि जो जैन टेक्स्ट की कौन कौन सी किताबें इसके ऊपर सवाल पूछा गया है, किस किताब के अंतर्गत क्या विवरण दिया गया है, ये पूछा गया है, उस पर सवाल पूछा गया है। अब उसका एक देखिए यहाँ पर नया एस्पेक्ट देखने को मिल रहा है कि योग वशिष्ठ जो है वो किताब पर्शियन में ट्रांसलेट की गई निजामुद्दीन पानीपति के द्वारा। तो वो किसके शासनकाल के दौरान की गई? तो मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि कल जो पीरियड का जो हमें ध्यान रखना होता है वो इस संदर्भ में भी लागू कीजिए कि किस शासनकाल के अंतर्गत किस समय कौन सी किताब पे एक कमेंट्री की जा रही है या फिर उस पर कोई ट्रांसलेशन उसका किया जा रहा है। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो यहाँ पर आपको मैच का एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है जिसमें एक तरफ किंग है, दूसरी तरफ डायनेस्टी है। तो एक तरफ किंग के नाम दिए गए हैं जिसमें किंग के नाम में है ननुक, जयशक्ति, नागभट्ट द्वितीय और भोज। और दूसरी तरफ डायनेस्टी के नाम हमें देखने को मिल रहे हैं जिसमें एक तरफ आपको चंदेल, परमार, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट है। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है कि हाउ मेनी पेयर्स गिवन एबव आर करेक्टली मैच्ड। तो ये बोला जा रहा है कि इसमें से कौन कौन से जो पेयर हैं वो करेक्टली मैच्ड हैं, यानी कि कौन सा जो शासक था वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है ये हमें जानना होना चाहिए। तो एक तरफ है ननुक, एक चंदेल, एक जयशक्ति, एक परमार, एक नागभट्ट द्वितीय, उसके सामने है गुर्जर प्रतिहार और चौथा है भोज और राष्ट्रकूट। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हमें ये पता चलता है कि जो राज और राजवंश है वो हमें पता होना चाहिए। कल के वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि हमें बिल्कुल पता होना चाहिए कि कौन से जो शासक थे वो किस राजवंश से बिलोंग करते थे। एक कोई राजवंश जो बहुत फेमस है जैसे कि मौर्य हो गया, गुप्त हो गया, हर्षवर्धन का हो गया। तो उसके कौन कौन से प्रमुख राजा हैं, उनकी क्या उपलब्धियां हैं, उनकी क्या क्या इंस्क्रिप्शन वगैरह उन्होंने लिखवाई है, तो क्या है उनके समय में कौन कौन से सिक्के चलते थे, उन्होंने कौन कौन से मंदिर बनवाए, ये सारी जानकारियाँ हमें होनी चाहिए। और ख़ास करके उनका पीरियड भी पता होना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि अगर ये पूछा गया है कि किंग और उसके डायनेस्टी का नाम बताए तो हो सकता है ये भी पूछा जा सकता है कि पहले कौन सा शासक आया किसी राजवंश में। जैसे कि आपको ऑप्शन दे दिया जा सकता है कि बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। अब ये पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा शासक जो है वो उसने पहले शासन किया और कौन सा बाद में शासन किया। ठीक है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि 3 शासक है और चौथा कोई और है और इसमें से कौन सा जो शासक है वो इस वंश का नहीं है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से हमें तैयारी आगे करनी होगी। नेक्स्ट चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। इन मिडिवल इंडिया द टर्म फनम रिफर टू। तो यहाँ पर टर्म के ऊपर फिर से यहाँ पर सवाल आपको देखने को मिल रहा है। कल हमने डिस्कस किया था जिसमें आपको टर्म देखने को मिला था द्रोणवाप और कुल्यवाप। तो उस पर ये क्वेश्चन था कि ये किस चीज़ को डिनोट करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी उसी तरीके का सेम पैटर्न यहाँ पर मिडिवल इंडिया में फॉलो देख रहे हैं हम लोग कि फनम एक टर्म है, उसको उसको उसका मतलब क्या होगा कि वो किस चीज़ को डिनोट करता है, वो किस चीज़ को रिफ़र करता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं जिसमें पहला है कि क्लॉथिंग, दूसरा है कॉइन्स, तीसरा है ऑर्नामेंट्स और चौथा है वेपन्स। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। आपको बताना है कि फनम जो है वो किस चीज़ को रिफ़र करता है। तो हमने आपको कल भी बताया था, आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी जो टर्म हो आपको देखने को मिले, चाहे एंशिएंट इंडिया हो चाहे मेडिवल हो, तो उसमें अगर कोई टर्म ऐसा हो जैसे विष्टि, कल हमने विष्टि सुना था
जो फोर्स्ड लेबर को डिनोट करती थी। उसके ऊपर भी सवाल था कि विष्टि के अंतर्गत जो क्या क्या जो गुप्त डायनेस्टी में के अंतर्गत विष्टि कैसे करवाई जाती थी, या फिर वो टैक्स का रूप थी कि नहीं थी, वो टैक्स कैसे लिया जाता था, ये इसके ऊपर सवाल था। तो यहाँ पर फनम को रिलेटेड सवाल है कि फनम किसको डिनोट करता है। तो हमें बिल्कुल सतर्क रहना है कि कोई भी नया टर्म अगर आप अपनी किताब में पढ़ें तो उसको अच्छे से समझ लें कि वो किस चीज़ को डिनोट करती है। हो सकता है एक स्पेशल आप एक 2-3 पेज की एक अलग से डायरी बना सकते हैं जिसमें सिर्फ कीवर्ड को आप डिनोट कर सकते हैं कि हाँ ये कीवर्ड जो है वो इस राजवंश की है या फिर इस शासक की है, और उस समय ये इसका मतलब था वो ये था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री से सवाल है कि जो नीचे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं उसके आधार पर आप ये बताइए कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव इज आर करेक्ट। कौन कौन से इसमें सही हैं। तो मैंने आपको बताया था कि करेक्ट और इनकरेक्ट में आपको सतर्क रहना है, नॉट और इज नॉट में आपको सतर्क रहना है। तो बिल्कुल हम लोग अगर सही जानते भी होंगे तो कई बार हम लोग गलती कर देते हैं जल्दबाजी में। क्वेश्चन देख के ऐसा लगता है कि हम लोग इसका आंसर दे चुके हैं, मतलब दे सकते हैं तुरंत, तो हम लोग जल्दबाजी में नहीं पढ़ते कि वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, या फिर नॉट लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। तो इस चीज़ को हमें सतर्क रहना है। अब यहाँ पर दिया गया है कि 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया हैपेंड ड्यूरिंग द रीन ऑफ जलालुद्दीन खलजी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो पहला मंगोल इन्वेजन था वो किसके शासनकाल में हुआ था, जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। दूसरा में लिखा हुआ है ड्यूरिंग द रीन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल असॉल्ट मार्च्ड टू अप टू दिल्ली एंड बिसीज्ड द सिटी। दूसरे ऑप्शन में ये बोला जा रहा है कि जब अलाउद्दीन खिलजी का शासन चल रहा था तो उस समय एक जो मंगोल हमला हुआ था वो दिल्ली तक आ गया था और उसने सिटी पर कब्जा कर लिया था मंगोलों ने। तीसरा स्टेटमेंट ये है कि मुगलक मोहम्मद बिन तुगलक टेम्परली लोस्ट पोर्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया किंगडम टू मंगोल्स। तो तीसरा जो ये बोला जा रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में जो मंगोलों ने है उसने नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो है उसके कुछ पोर्शन को अपने कब्जे में कर लिया था, मोहम्मद बिन तुगलक से छीन लिया था या उससे उसको हरा के वहाँ पे कब्जा कर लिया था। तो देखिए इसमें जो मेन बात हम यहाँ से सीख सकते हैं कि सबसे पहले हमें पीरियड पता होना चाहिए कि किस शासक के अंतर्गत कौन सा इन्वेजन हो रहा है। यानी कि जैसे कि यहाँ पर आपको नाम दिख रहे हैं जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, और पूछा गया है कि इसके समय में मंगोल शासक, तीनों के समय में मंगोल शासक के ऊपर सवाल है। तो हमें बिल्कुल पता होना चाहिए कि किस समय मंगोलों ने शासन आक्रमण किया। और भी जो बहुत सारे आक्रमण हुए, जैसे अभी मंगोल के बारे में पूछा गया तो शकों का शासन के बारे में पूछा सकता है। फिर जो सेल्यूकस निकेटर है या फिर सिकंदर है, ये सारी बातें आपको याद रहनी चाहिए कि किसने कब किसके शासनकाल में आक्रमण किया और उसने कहाँ कहाँ कब्जा किया, उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको पता होना चाहिए। वो हम इस क्वेश्चन से सीख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच हु ऑफ द फॉलोइंग वेयर नोन एज कुलह दरन। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो कुलह दरन जो टर्म है वो किस चीज़ को डिनोट करता है या इसका मतलब क्या हुआ। वही चीज़ है, कीवर्ड के ऊपर सवाल है। अब मैंने आपको बताया कि एक अलग से एक डायरी बना सकते हैं 1-2 पेज की, ज़्यादा नहीं। उसमें आप लिख सकते हैं कि कुला दरन, उसके सामने लिख सकते हैं कि जब पढ़ रहे हो तो उसके सामने ये लिख दीजिए कि हाँ ये इस चीज़ को डिनोट करता है, या फिर ये इस शासनकाल के दौरान या इस पीरियड के दौरान ये चीज टर्म पॉपुलर था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 2021 के जो क्वेश्चन है मिडिवल इंडिया से। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, विद रेफरेंस टू मिडिवल इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ साइज। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मिडिवल इंडिया में इसको करेक्ट साइज के अकॉर्डिंग आपको करेक्ट सीक्वेंस में दर्शाना है। अब है क्या यहाँ पर, ऑप्शन देखें तो पहला परगना है, फिर सरकार है, फिर सूबा है, फिर है सरकार परगना सूबा, फिर है सूबा सरकार परगना, और परगना सूबा और सरकार। तो यहाँ पर आपको घटते से बढ़ते क्रम में सजाना है। और ये जो तीनों जो टर्म है परगना सरकार और सूबा, ये एक्चुअली जैसे आज के डिस्ट्रिक्ट हो गए, ब्लॉक हो गए या सब डिवीज़न हो गए, उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तहसील हो गए। तो मैंने आपको बताया अभी अभी जो पिछले फनम जैसे था, फनम था या फिर कुलाधरन था, तो उसी तरीके से आपको ये टर्म आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ परगना भी एक टर्म है, सरकार भी एक टर्म है, सूबा भी एक टर्म है। तो हमें उसी समय ये चीज़ को देखना है कि वो किस चीज़ को डिनोट कर रहा है और किसके शासनकाल में डिनोट कर रहा है।
तो परगना का मतलब क्या हुआ, वो क्या वो जिला को कर रहा है। सरकार का देख लीजिए कि सरकार किस चीज़ को डिनोट करता है, क्या वो जिला है या तहसील है या फिर पूरा प्रदेश है। इस चीज़ को आप अगर आपने फॉलो किया कीवर्ड को लेके, कीवर्ड पे बहुत सारे सवाल आते हैं, तो अगर आपने कीवर्ड को ध्यान दिया तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इंडियन हिस्ट्री के संदर्भ में नीचे 3 स्टेटमेंट है, उनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है, करेक्ट, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि द निजामत ऑफ अरकोट इमर्ज्ड आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट। तो बोला जा रहा है कि जो हैदराबाद स्टेट है उससे निकल के निजामत ऑफ अरकोट निकला था या बना था। दूसरा है द मैसूर किंगडम इमर्ज आउट ऑफ विजयनगर अम्पायर। यहाँ पर बोला जा रहा है जो मैसूर किंगडम है वो विजयनगर अम्पायर से निकल के बना था। तीसरा है रोहिलखंड किंगडम वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ द टेरिटरीज ऑक्यूपाइड बाई अहमद शाह दुर्रानी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो रोहिलखंड जो किंगडम है वो अहमद शाह दुर्रानी ने जो टेरिटरी एक्वायर किया था उसके उससे निकल के फिर रोहिलखंड किंगडम बना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन सा जो किंगडम है या फिर कौन सा जो एक बोल सकते हैं कि जो प्रेसिडेंसी है वो कब निकली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं निजामत ऑफ अरकोट है, मैसूर किंगडम है, रोहिलखंड किंगडम है, ठीक है। तो ये तीनों एक जो है वो एक तरीके से शासन इकाइयाँ हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि मुगल के शासनकाल में मुगल केंद्रीय अवस्था में थे और उसके अंतर्गत राज्यपाल थे। तो उसी तरीके से यहाँ पर हैदराबाद स्टेट के अंदर भी निजामत ऑफ अरकोट निकल के आया, फिर विजयनगर के अम्पायर से टूट के मैसूर किंगडम बना था। उसके बाद अहमद शा दुरानी ने जो टेरिटरीज ऑक्युपाई की थी उससे टूट के फिर रोहिलखंड किंगडम बना था। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि कौन से किंगडम में कौन से जो प्रदेश हैं या इकाइयाँ हैं वो किससे टूट के निकल रही हैं, किसका शासनकाल में निकल रही है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके फाउंडर कौन है, उसके मेन जो आदमी है वो कौन है, उसका एरिया कहाँ से कहाँ तक था। आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान में होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू पोर्चुगीज राइटर नूनीज द वुमेन इन विजयनगर अम्पायर वे एक्सपर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। तो बहुत सारे जो ट्रैवलर्स थे या फिर राइटर्स थे वो इंडिया के ट्रैवल पे आए। जैसे कि आप फाहियान का नाम सुनते हैं, ह्यूएन सांग का सुनते हैं, अलबरूनी का सुनते हैं, इब्न बतूता का सुनते हैं, इत्सिंग का सुनते हैं, और पुराने समय में फिर मेगास्थनीज वगैरह आए थे। तो यहाँ पर फिर एक पुर्तगीज राइटर का नाम है नूनीज, आपने भी नाम सुना होगा। तो उसमें ये पूछा जा रहा है कि विजयनगर अम्पायर के जब ट्रैवल पे था, वो विजयनगर की यात्रा कर रहा था नूनीज, तो उसने वहाँ की वुमेन के देख के कुछ कमेंट्री की थी अपने किताब में। तो उसने वुमेन की कंडीशन के बारे में लिखाया था और वुमेन क्या कर रही थी या किस चीज़ में एक्सपर्ट थी उसके बारे में लिखा था। ये आपको किताब में देखने को है। तो यही पूछा है, उसके ऊपर सवाल है कि वो किस चीज़ में एक्सपर्ट थी, विजयनगर अम्पायर में जो महिलाएं थी वो किस चीज़ में एक्सपर्ट थी। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे। पहला है रेसलिंग, दूसरा है एस्ट्रोलॉजी, तीसरा है अकाउंटिंग और चौथा है सूदसेइंग। तो यहाँ पर 4 जो काम है उसमें किसमें महिलाएं जो विजयनगर अम्पायर के अंतर्गत थी नूनीज के टाइम में वो एक्सपर्ट थी। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि कोई भी किताब के अंतर्गत क्या विवरण दिया जा रहा है उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। उसमें भी महिलाओं की स्थिति के बारे में क्या बताया जा रहा है, शूद्रों की स्थिति के बारे में क्या बताया जा रहा है, जो गुलामी प्रथा थी उसके बारे में क्या बताया जा रहा है, उसमें इकोनॉमी की व्यवस्था कैसी थी, उस समय सिक्के वगैरह किस चीज़ के चल रहे थे, उस समय कौन कौन से जो कवि महाकवि वगैरह हुए हैं वो कौन कौन हुए हैं, उस समय किस चीज़ की खोज हुई है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मापतौल की इकाई क्या थी, प्रादेशिक इकाई क्या थी, क्या वो सूबा था, सरकार था या फिर कुछ और था, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ फिर से 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या है, इट वॉज ड्यूरिंग द रीन ऑफ इल्तुतमिश दैट चंगेज खान रीच द इंडस इन परस्यूट ख्वारिज्म प्रिंस। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब इल्तुतमिश का शासन चल रहा था तो उस समय चंगेज़ खान जो था वो इंडस के करीब पहुँच गया था, किसके खोज में, ख्वारिज्म प्रिंस की खोज में। यानी ख्वारिज्म का जो प्रिंस था उसको चेज कर रहा था मंगोल राजा जो चंगेज़ खान था। और ये किसके शासनकाल में हुआ, इल्तुतमिश के शासनकाल में, और वो इंडस के करीब पहुँच गया था। दूसरा ऑप्शन जो है वो ये है कि इट वाज ड्यूरिंग द रीन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक तैमूर ऑक्यूपाइड मुल्तान क्रॉस द इंडस।
तो यहाँ पर बोला जा रहा है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने है वो मुल्तान को ऑक्यूपाई कर लिया था और इंडस को पार कर लिया था। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, इट वॉज ड्यूरिंग द रीन ऑफ देवराय द्वितीय ऑफ विजयनगर अम्पायर दैट वास्को डी गामा रीच द कोस्ट ऑफ केरला। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है जो देवराय द्वितीय है विजयनगर अम्पायर का, उसके शासनकाल में क्या हुआ कि जो वास्को ड गामा है वो केरला के कोस्ट पे पहुंचा। ठीक है, अब 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं, उसके ऊपर ये पूछा गया है कि इसमें से कौन कौन से सही हैं। तो पहला हम लोग स्टेटमेंट पर ध्यान दें तो इसमें क्या पूछा गया है, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान क्या हुआ, यानी कि खासकर यहाँ पर पूछा गया है किसके शासनकाल में कौन कौन से पर्सनल एसोसिएटेड हैं। जैसे कि इल्तुतमिश है, यहाँ पर चंगेज़ का नाम भी उसी के साथ जोड़ा गया है। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज़ खान जो है वो इंडस नदी के पास पहुँच गया था और किसकी खोज में, ख्वारिज़म प्रिज्म की खोज में। तो क्या ऐसा हुआ था, तो मैंने आपको बताया था कि किस शासक के अंतर्गत कौन से काम हो रहे हैं, या फिर किस जो पिछले ही क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस समय किस शासन के अंतर्गत कब मंगोल आक्रमण हुए हैं, उसके ऊपर सवाल था। तो उसी तरीके का पैटर्न यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि इल्तुतमिश के काल में चंगेज़ खान क्या इंडस के करीब पहुँचा था ख्वारिज़म प्रिंस की खोज में। दूसरा स्टेटमेंट है, इट वॉज ड्यूरिंग द रीन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक तैमूर ऑक्यूपाइड मुल्तान क्रॉस द इंडस। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में क्या तैमूर ने मुल्तान को कब्जा कर लिया था और इंडस को क्रॉस कर लिया था। तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि देवराय द्वितीय के समय में जो विजयनगर अम्पायर के राजा थे, क्या उसके समय में वास्को डी गामा जो है वो कोस्ट ऑफ केरला के पास पहुंचा था। तो ये तीनों स्टेटमेंट है, हमें ये इससे ये पता चलता है कि किस शासन काल में या फिर किस शासक के काल में किस घटना ने अंजाम लिया या फिर किस घटना जो है वो घटित हुई। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है और खास मेजर जो घटनाएं, ये सारी जो चीज़ें हैं आपको आपकी जो किताब है उसमें आसानी से मेंशन मिलेगी। तो आप इस चीज़ का अगर ध्यान देंगे, और ध्यान कैसे देंगे, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देखेंगे तब आप ध्यान दे पाएंगे। नहीं तो आपकी तैयारी है वो आप पढ़ते रहेंगे लेकिन आपको पता नहीं रहेगा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है और किस तरीके से पढ़ना है। तो आप एक कहानी की तरफ पढ़ जाएंगे जैसे अब तक कॉलेज और स्कूल के दिनों में पढ़ते आए थे। इससे क्या होगा, आपका भी समय बर्बादी होगा, आपका अटेम्प्ट बढ़ेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। 2020 का जो क्वेश्चन अब आते हैं उसके ऊपर, पहला क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंतर्गत 4 जो चीज़ें दी गई हैं उसके ऊपर कौन कौन से जो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको है वो हमें सजाना है, जिसमें आपको शुरुआत से लेके फिर बाद के समय तक आना है। जैसे कि पहला ऑप्शन है, ये है पहला स्टेटमेंट कि राइज ऑफ प्रतिहार अंडर किंग भोज, यानी कि भोज राजा के अंतर्गत जो प्रतिहारों का उदय हुआ वो घटना। दूसरा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्लव पावर अंडर महेंद्र वर्मन प्रथम। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो पल्लव पावर का इस्टेब्लिशमेंट हुआ अंडर महेंद्र वर्मन प्रथम, वो घटना। तीसरा घटना क्या है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चोल पावर बाय प्रांतक वन, तो चोल पावर का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ परांतक वन के समय में वो घटना। और चौथा है पाल डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाल, पाल डायनेस्टी का जब फाउंडिंग किया गया गोपाल के द्वारा, वो घटना। तो 4 घटनाएं हैं, इसमें ये पूछा गया है कि सबसे पहले कौन सी घटना घटी, उसके बाद कौन सी घटना घटी, उसके बाद कौन सी घटना घटी और सबसे लास्ट में कौन सी घटना घटी, ये पूछा गया है। तो हम लोगों ने इसी वीडियो में अभी तक जो डिस्कशन किया है उसमें मैंने आपको बताया है कि आपको ये चीज़ बिल्कुल पता होनी चाहिए कि कौन से जो राजा हैं उन्होंने किस राजवंश की स्थापना की, उनके समय में कौन सी जो मेन घटनाएं हुई, उनके समय में कौन से कवि आए, कौन कौन से यात्री आए, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उसके समय में कौन कौन सी किताबें लिखी गई, कौन कौन से सिक्के चलाए गए, कौन कौन से व्यापार की श्रेणियाँ वगैरह मौजूद थी, किस 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 देश से उनका शासन होता था। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने आपको जैसे बताया कि राजवंश आपको पता होना चाहिए, तो उसी के ऊपर ये सवाल है और उसका पीरियड के ऊपर सवाल है कि किस पीरियड में हुआ। तो पीरियड का भी हमें खास ध्यान रखना है। अगर उसमें पीरियड दिया हुआ है आपकी किताब में तो बिल्कुल उसको भी इग्नोर मत कीजिएगा। पीरियड का ध्यान रखेंगे तो बहुत सारे सवालों का जो जवाब है वो आप आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री क्या है, उसमें पीरियड ही तो है कि पीरियड कब से कब तक है और वो उससे आगे की घटनाएं बताएं, उससे पीछे की घटनाएं बताएं। तो पीरियड ही हिस्ट्री में जो है वो सेंट्रल आइडिया होता है कि हाँ ये घटना पहले हुई, ये घटना बाद में हुई, उससे हमें समझने में आसानी होती है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है, और अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखें तो आप इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेज डिफाइंस द नेचर ऑफ द हुंडी
जनरली रिफर टू द सोर्सेज ऑफ द पोस्ट हर्ष पीरियड। तो यहाँ पर देखिए फिर से एक सवाल जो है वो हुंडी के ऊपर है। अब हुंडी भी एक टर्म है, हमें पता लगाना चाहिए कि हुंडी का मतलब क्या होता है उस समय। तो किस समय का बात हो रहा है? पोस्ट हर्ष पीरियड की बात हो रही है। कई बार जो होती है ऐसा कि पीरियड तो चेंज हो जाते हैं और उसके साथ साथ उसके जो टर्म है उसके भी जो जो उसका मतलब होता है, अर्थ होता है, वो भी चेंज हो जाता है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि किस पीरियड में जो कौन सा शब्द है वो किस चीज़ के लिए प्रयुक्त होता था। अब जैसे पोस्ट हर्ष पीरियड की बात हो रही है, यानी हर्ष के बाद की पीरियड, तो उस समय हुंडी का क्या मतलब है ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है कि एन एडवाइजरी इशूड बाय द किंग टू हिज सबऑर्डिनेट्स। यहाँ पर बोला जा रहा है हुंडी जो था वो एक एडवाइजरी इशू करता था एक किंग अपने सबऑर्डिनेट्स को, उसको बोलते थे हुंडी। बी ऑप्शन ये है कि ए डायरी टू बी मेंटेन्ड फॉर डेली अकाउंट्स। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो हुंडी था वो एक डायरी था, वो एक तरीके का डेली अकाउंट आप बोल सकते हैं मेंटेन करने के लिए एक डायरी थी। तीसरा है ए बिल ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ बोला जा रहा है जो हुंडी है वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज थी पोस्ट हर पीरियड में। चौथा जो है वो ये है एन ऑर्डर फ्रॉम द फ्यूडल लॉर्ड टू ही सबॉर्डिनेट्स। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है जो ये एक ऑर्डर था फ्यूडल लॉर्ड के द्वारा, सामंती जो लॉर्ड होते थे उनके द्वारा एक ऑर्डर था टू ही सबॉर्डिनेट्स। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और वही बात जो मैंने आपको बताई क्वेश्चन की शुरुआत में कि आपको जब कीवर्ड पता होंगे और खासकर किस शासनकाल में किस पीरियड में वो उस पीरियड का उस शब्द का क्या मतलब था वो पता होगा, तो इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। आप एक चीज़ देख रहे हैं कि कीवर्ड के ऊपर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। हमने एंशिएंट इंडिया में भी देखा था, मिडिवल इंडिया में भी देख रहे हैं। तो हमें बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान में रख लेना है कि अगर कोई भी टर्म आपको दिखे तो आपको उसको मतलब जानना ही है। 2019 के क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू मुगल इंडिया व्हाट इज आर द डिफरेंस और डिफरेंसेस बिटवीन जागीरदार एंड जमींदार। अब देखिए फिर से कीवर्ड पे क्वेश्चन है। अब मुगल इंडिया के शासनकाल का ऊपर सवाल है, उसमें ये पूछा जा रहा है कि उस समय जो जागीरदारी और जमींदारी प्रथा थी उसके द्वारा उसके अंतर्गत जो जागीरदार है और जमींदार है उसमें क्या डिफरेंस है। तो जब हम जागीरदार को जानेंगे, उस कीवर्ड को सर्च करेंगे, जमींदार के बारे में कुछ लिखा होगा उसको हम जानेंगे, तब इसके क्वेश्चन को आसानी से हम आंसर दे पाएंगे। तो पहला क्या है ऑप्शन स्टेटमेंट कि जागीरदार्स वेयर होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट्स इन ड्यू ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज, वेयर एज जमींदार वेयर होल्डर्स ऑफ रेवेन्यू राइट्स विदाउट एब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ड्यूटी अदर देन रेवेन्यू कलेक्शन। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जागीरदार जो थे मुगल पीरियड के टाइम में वो लैंड असाइनमेंट्स के होल्डर्स थे, यानी उनको लैंड के होल्डर बना दिया जाता था और किस उसके बदले में उनको क्या करना पड़ता था कि उनको जुडिशियल और पुलिस ड्यूटीज़ करनी पड़ती थी। यानी कि उस मान लिया कि एक पर्सन है मुगल शासनकाल के अंतर्गत, तो उसे एक प्रांत का या फिर एक छोटे से एरिया का उसको लैंड जितने भी उसके अंतर्गत खेत वगैरह या फिर जो भी उस समय का जो ज़मीन है उसका उसको एक होल्डर बना दिया जाता था कि हाँ इसके जो मालिकाना फिलहाल आप होंगे, यानी कि किस मामले में जुडिशियल और पुलिस ड्यूटीज़ के मामले में, यानी इस एरिया के अंतर्गत जो भी पुलिस और जुडिशियल केसेस आएंगे उसको आप देखेंगे। ठीक है। तो जबकि ज़मींदार जो थे उनको क्या बोला गया है यहाँ पर कि वो उनको होल्डर्स बनाया गया किस चीज़ का, रेवेन्यू राइट्स के ऊपर, यानी उसी पीरियड में जागीरदार भी वहीं पे है, जमींदार भी वहीं पे है। जागीरदार का काम है जुडिशियल और पुलिस ड्यूटीज़ को देखना और जमींदार भी वहीं पर पोस्टेड है जिसका काम है रेवेन्यू कलेक्शन को या फिर रेवेन्यू राइट्स का जो कलेक्शन है उसको देखना। तो ये बोला जा रहा है कि इन दोनों में क्या ये अंतर है। दूसरा स्टेटमेंट है वो ये है कि लैंड असाइनमेंट्स टू जागीरदार्स वेयर हेरिडेटरी एंड रेवेन्यू राइट्स ऑफ जमींदार्स वेयर नॉट हेरिडेटरी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो लैंड असाइनमेंट्स जागीरदार को दिए जा रहे थे वो हेरिडेटरी थे और जबकि रेवेन्यू राइट्स जो जमींदार को दिए जा रहे थे तो वो हेरिडेटरी नहीं थी। मतलब जो जागीरदार को पोस्टिंग मिली है वहाँ पे किसी एरिया के अंतर्गत पुलिस और जुडिशियल ड्यूटी देखने के लिए जागीरदार के रूप में, अब उसका बेटा भी है वो आगे जाके अपने पिता के मृत्यु के बाद या सेवानिवृत्ति के बाद उसके बेटे को ये जिम्मेदारी मिल जाएगी ऑटोमेटिक। जबकि जमींदार जो वहाँ पर पोस्टेड है उसके साथ ऐसा नहीं है, वो रेवेन्यू कलेक्शन का राइट देखेगा वहाँ पे, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि उसका बेटा ही उसके बाद उसकी जो ड्यूटी है वो संभालेगा या फिर उसकी जिम्मेदारी है जो वो लेगा उस पोस्ट को वो हेल्ड करेगा। हो सकता है कोई दूसरा वहाँ पर जमींदार बना दिया जाए, ये हो सकता है वहाँ पर, लेकिन जमींदार के केस में ऐसा नहीं है। ऐसा ही इस स्टेटमेंट के द्वारा बोला जा रहा है। तो इसमें बोला जा रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। यहाँ पर
जब हमें पता होगा कि जागीरदार और ज़मींदार का क्या मतलब होता है और साथ ही उसके विवरण को देखेंगे कि हाँ ज़मींदार का ये राइट था, जागीरदार का ये राइट था, तो हमें वो हेरिडेटरी थी कि नहीं थी, ये सारी बातें अगर हम ध्यान में रखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो अगली बार से आपको इसी तरीके के, जब अगली बार पढ़ेंगे तो हो सकता है मनसबदार पे पूछ लिया जाए कि मनसबदार क्या वो हेरिडेटरी था या नहीं था। तो इस तरीके के जो टर्म है उस पर हमें ध्यान रखना है। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वहाँ पर ये है कि बिल्डिंग कल्याण मंडप वेयर ए नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम ऑफ। तो यहाँ पर टेम्पल कंस्ट्रक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें ये बोला गया है कि जो बिल्डिंग कल्याण मंडप, तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो कल्याण मंडप जो बनाने का जो प्रथा था टेम्पल कंस्ट्रक्शन में, यानी मंदिर जब बन रहा है तो उसमें कल्याण मंडप भी होगा, बनना शुरू हुआ, वो किस शासनकाल के दौरान हुआ, किस जो राजवंश है उसके अंतर्गत होना हुआ। पहला है चालुक्य, दूसरा है चंदेल, तीसरा है राष्ट्रकूट और चौथा है विजयनगर। तो मैंने आपको बताया था कि किस राजवंश के अंतर्गत किस राजा ने किस मंदिर का निर्माण कराया, उस मंदिर में क्या क्या खूबियाँ हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, उस समय की स्थितियों, स्त्रियों की दशा क्या थी, शूद्रों की दशा क्या थी, उस समय सिक्के कौन कौन से धातु के चलते थे, उस समय कौन कौन से यात्री आए, कौन कौन से जो किताबें लिखी गई उसको किसने लिखा, उसमें किस चीज़ का विवरण मिलता है, क्या राजा ने भी किताब लिखी, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अगर इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो हम इस तरीके का क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएंगे। अब टेम्पल कंस्ट्रक्शन के ऊपर सवाल यहाँ पर पूछा गया है, बहुत रेयर क्वेश्चन है, लेकिन टेम्पल कंस्ट्रक्शन आप जानते हैं कि हमारे आर्ट एंड कल्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसेट है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि टेम्पल कंस्ट्रक्शन में अगर कोई चीज़ नई ईजाद हो रही है, जैसे कि स्तूप बनने की जो शुरुआत है कब हुई थी, बौद्ध धर्म के आने के बाद, तो इस चीज़ का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और बोला जा रहा है इसमें से कौन कौन से करेक्ट हैं। अधिकतर क्वेश्चन जो है वो करेक्ट वाले ही हैं, लेकिन आपको सतर्क रहना होगा, इसी में यूपीएससी खेल जाएगी। अगर कहीं पर इनकरेक्ट लगा दिया या फिर नॉट लगा दिया तो हमारी जो सही आंसर है वो गलत आंसर में तब्दील हो जाएगी। और ये गलत आंसर का मतलब सिर्फ एक नंबर का पीछे होना नहीं होता, बल्कि 1.33 नंबर का पीछे होना होता है, क्योंकि वो निगेटिव मार्किंग भी लेके आती है। तो आप जानते हैं कि एक एक नंबर से आदमी पीछे रह जाते हैं, तो हमें क्यों रिस्क लेना है। तो थोड़ा सा धैर्य के साथ और इनफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, या फिर जो टेस्ट सीरीज है उसको इनफ प्रैक्टिस कर लें, ताकि इस तरीके का जो मिस्टेक है वो हमसे ना हो पाए। पहला जो यहाँ पर स्टेटमेंट है वो ये है, इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वाज नोन एज अमील। अब यहाँ पर देखिए फिर से कीवर्ड के ऊपर क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पर अमील एक टर्म है, तो ये बोला जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जब रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का जो संदर्भ है, यानी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जब रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का मामला देखें तो उसमें रेवेन्यू कलेक्शन का जो इंचार्ज था उसको अमील बोला जाता था। तो हमें कीवर्ड अमील आया हमारी किताब में, तो हमें पता होना चाहिए कि अमील का मतलब क्या हो रहा है और किसके शासनकाल में हो रहा है, ये भी हमें पता होना चाहिए। क्योंकि मैंने बताया आपको कि हो सकता है कि अगले शासनकाल में वो जो टर्म है उसका मतलब बदल जाए। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कोई टर्म आ रहा है तो वो किस शासनकाल में आ रहा है, वो किस शासक ने शुरुआत किया उसका, और आगे जाके कहीं उसका अगर चेंज हो गया हो तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे हम। दूसरा है कि द एकता सिस्टम ऑफ सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वाज एन एंशियंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो सुल्तान दिल्ली के सुल्तान हैं उन्होंने जो एकता सिस्टम की शुरुआत की थी वो एक एंशियंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन था। यानी कि जो दिल्ली के सुल्तानों ने जो एकता सिस्टम शुरू किया वो असलियत में वो एक एंशियंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन था, यानी कि भारत में पहले से ही पुरानी एक व्यवस्था थी, उसको उन्होंने एकता सिस्टम का नाम देके नया किया था। तो क्या ऐसा है? तो इस तरीके के क्वेश्चन का जो हम आंसर कैसे दे पाएंगे, एकता सिस्टम को अगर हम जानेंगे कि उसके अंतर्गत ऐसे ऐसे होता था तो हम उस चीज़ का तुलना कर पाएंगे कि हाँ एंशियंट में भी मौर्यों के अंतर्गत ऐसी एक व्यवस्था थी जिसमें इस तरीके का शासन, इस तरीके की जो बिल्कुल सेम टाइप की जो कलेक्शन है वो की जाती थी, जो कि एकता सिस्टम से पूरी पूरी मिलती है। तो हम इस चीज़ को डिटेल में जानेंगे कि एकता सिस्टम क्या था, या फिर इसी तरीके के दूसरे शासनकाल में उसी तरीके का कोई, जैसे मनसबदारी है तो हम मनसबदारी और एकता में अंतर कर पाएँ, यानी उसके जब तक हम डिटेल में नहीं जाएँगे तब तक हम इसको अंतर भी नहीं कर पाएँगे। तो अंतर नहीं कर पाएँगे तो इस तरीके का जो क्वेश्चन का आंसर है वो हम लोग नहीं दे पाएँगे। तो डिटेल भी जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा यहाँ पर स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रहा है कि द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रीन ऑफ खलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली।
अब मीर बख्शी एक टर्म है, ये पूछा जा रहा है कि ये तब अस्तित्व में आया, यानी कि मीर बख्शी का जो ऑफिस है या फिर मीर बख्शी का जो पद है वो तब बनाया गया जब उस समय दिल्ली खलजी सुल्तानों का शासन चल रहा था। तो जैसा मैंने आपको बताया इसी क्वेश्चन में कि किस शासन काल के अंतर्गत किस शासक ने किस राजवंश के अंतर्गत कौन सा नया पद बनाया या कौन से सिक्के नए चलाए, क्या क्या कदम उठाए, वो आपको पता होना चाहिए, तब जाके हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से करेक्ट है। पहले तो हमें यही देना है कि करेक्ट और इनकरेक्ट या फिर नो लगा हुआ है या नहीं, ये हमें ध्यान देना है। तो पहला स्टेटमेंट ये है कि सेंट निम्बार्क वाज ए कंटेम्प्ररी ऑफ अकबर। अब देखिए ये पीरियड के ऊपर सवाल है कि संत निम्बार्क जो है वो अकबर के समकालीन थे, यानी जिस समय अकबर जी रहा था उस समय निम्बार्क भी जी रहे थे। तो क्या ये सही है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम तब दे पाएंगे जब हमें पीरियड पता होगा, अकबर का पीरियड पता होगा कि उसने उसका जन्म ये हुआ तब हुआ, उसकी मृत्यु तब हुआ, तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। उसी तरीके से निम्बार्क का भी जब हम पता करेंगे कि उसका जन्म इस पीरियड में हुआ और मृत्यु है से इस पीरियड में हुआ, तब जाके हमें ये क्वेश्चन है उसका आंसर हम दे पाएंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है? संत कबीर वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख अहमद सरहिंदी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो संत कबीर थे वो शेख अहमद सरहिंदी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर थोड़ा बहुत आप दे सकते हैं उसका पीरियड जान के, यानी संत कबीर का आपको जन्म और मरण का जो तिथि वो याद है, आपको शेख अहमद सरहिंदी हैं उनकी अगर इसी तरीके का कोई डिटेल याद है कि उन्होंने किस शासनकाल के अंतर्गत अपने जो है वो अपने धर्म को फैलाया या फिर अपने जो उपदेश है वो फैलाया, तो आप एक तरीके से अगर नहीं भी पता होगा तो आप रिलेट कर सकते हैं कि हाँ कबीर का जो जन्म है वो इस समय में हुआ था, तो उस समय जो राजा होगा वो ये होगा, और सरहिंदी साहब जो थे वो इस शासनकाल के अंतर्गत आए थे और उस समय अपना उपदेश दे रहे थे। तो इस तरीके से आप रिलेट करेंगे तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो पीरियड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पांचवा जो क्वेश्चन है वो ये है, विद रेफरेंस टू मियां तानसेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो मियां तानसेन है उनमें से निम्नलिखित में से उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। देखिए यहाँ पर नॉट करेक्ट है, मैंने अब तक ये सावधानी बरती हुई थी, इसलिए मैंने अभी तुरंत जब नॉट करेक्ट आया तो मेरे दिमाग ने हेल्प किया, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो नॉट करेक्ट है, यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, मियां तानसेन के बारे में चार स्टेटमेंट है। तानसेन वाज द टाइटल गिवन टू हिम बाय एम्परर अकबर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है तानसेन का जो टाइटल मियां तानसेन को दिया गया था वो एक्चुअली अकबर के द्वारा दिया गया था। दूसरा है कि तानसेन कंपोज ध्रुपद और ऑन हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस। तो यहाँ पर बोला जा रहा है तानसेन ने रचनाएं की ध्रुपद की जो कि हिंदू गॉड और देवियों के ऊपर थी। तीसरा स्टेटमेंट है कि तानसेन कंपोज सॉन्ग्स ऑन हिज पैट्रोन्स। तीसरा में बोला जा रहा है कि तानसेन जो है उन्होंने अपने पैट्रोन्स को, यानी जिसके शासन के अंतर्गत वो जो पद धारण किए हुए थे, जैसे कि अकबर के दरबार में वो अपनी सेवाएं देते थे और उससे पहले उन्होंने और भी दरबारों में अपनी सेवाएं दी थी। तो उसके बारे में ये बोला जा रहा है कि तानसेन ने जिसने उनको शरण दिया या जिसने उनको अपने दरबार में रखा उनके ऊपर उन्होंने सॉन्ग्स लिखे, गाने लिखे। चौथे स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है तानसेन इन्वेंटेड मेनी राग्स। तो इसमें ये बोला जा रहा है जो तानसेन है उन्होंने बहुत सारे राग का खोज किया, इन्वेंशन किया। तो चार स्टेटमेंट है, इसमें तानसेन के ऊपर ही सवाल है। तो पहला तो ये इसमें स्टेटमेंट है कि उसकी जो पदवी तानसेन की थी या फिर नाम जो था वो किसने दिया था। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि किस शासन काल में किस जो कवि है या फिर कोई आर्टिस्ट है वो फेमस हुआ, वो आपको पता होना चाहिए। और अगर जैसे कि तानसेन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर नाम है, हम आज तक जानते हैं उनका नाम, जबकि हमको उनसे कोई वास्ता नहीं, हम उनके गाने नहीं सुनते हैं, हम उनके राग नहीं सुनते, हम तो बॉलीवुड के गाने सुनते हैं, लेकिन फिर भी तानसेन का नाम हम जानते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रह चुकी है ये, और उसके बारे में एनसीईआरटी में भी दी हुई है। तो हमें ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उनको जो पद वगैरह दिया गया वो उन्होंने किस किस शासनकाल के अंतर्गत अपनी सेवाएं दी, ये हमें पता होना चाहिए। और कोई ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन आपको बिल्कुल अगर नहीं किताब में है तो आप उसके पीछे ही पड़ जाएं। हो सकता है कि यूपीएससी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी डालती है जिसके ऊपर उलझ जाएं हम, और हम अपना समय और कीमती अटेम्प्ट बर्बाद कर लें। तो उस क्योंकि जो प्रीलिम्स की परीक्षा होती है वो एक्चुअली छटाई की परीक्षा होती है। 10 लाख जो स्टूडेंट भरते हैं जिसमें से 5 लाख एग्ज़ाम देते हैं, और 5 लाख में से भी चूँकि उतने लोगों की मेंस की कॉपी जांचनी आसान नहीं होती, उसके लिए प्रीलिम्स की परीक्षा रखी गई जिसमें छटाई होती है सिर्फ। तो उसके लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी डाले जा सकते हैं जो कि
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टडी की मांग करते हैं तो उसको इग्नोर कर दें हम। लेकिन हाँ, जो बेसिक क्वेश्चन जो सबको आनी चाहिए और जो किताबों में एनसीईआरटीज़ वगैरह में लिखी हुई है उसके ऊपर अगर अपन क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो फिर आपको फिर कोई नहीं बचा सकता। तो कोई ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ का आंसर जो आपको किताबों में नहीं है उसको आप ढूंढने निकल पड़े, बल्कि जो है उनके ऊपर मेरा पूरा कमांड होना चाहिए। ये अप्रोच हमारी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स शिफ्टेड एम्फेसिस फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स टू एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इनमें से कौन से जो मुगल एम्परर थे उन्होंने मैनू स्क्रिप्ट्स जो पहले लिखे जाते थे इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स, उनसे ऊपर अपना ध्यान या फिर जोर हटा के एल्बम और इंडिविजुअल पोर्ट्रेट के ऊपर ध्यान जो है वो दिलवाया या फिर उस पर जोड़ दिया। तो ये आर्ट एंड कल्चर से ही इसका क्वेश्चन है। और पहले जो क्या था उस समय मुगल पीरियड में कि इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स के ऊपर मतलब ज़्यादा जोर था, जो भी राजा वगैरह आए तो इस पे इसका काम ज़्यादा करवाते थे। जबकि एक मुगल शासक ऐसा था जिसने उससे हटा के फिर एल्बम और इंडिविजुअल पोर्ट्रेट के ऊपर ज़्यादा जोर दिया, यानी उसके ऊपर ज़्यादा काम करवाया अपने जो कलाकार थे उस समय के उसके द्वारा। तो ये कौन सा शासक है? पहला ऑप्शन है हुमायूं, दूसरा है अकबर, तीसरा है जहांगीर और चौथा है शाहजहां। तो आप भी जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है, अगर कुछ मेजर चेंज आ रहा है कहीं पे, जैसे कि अभी कल्याण मंडप के ऊपर क्वेश्चन था कि टेम्पल कंस्ट्रक्शन में किसने कल्याण मंडप का शुरुआत करवाया, उसी तरीके से यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है कि किसने इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट से हटा के एल्बम और इंडिविजुअल पोर्ट्रेट को शुरू करवाया, तो या उस पर ज़्यादा जोर दिया, तो उसके ऊपर सवाल है। तो हमें इस तरह की जो चेंजेस है वो हमें ध्यान में रखना होगा, जैसे कि किसने इक्ता सिस्टम शुरू किया, किसने मनसबदारी सिस्टम शुरू किया, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। चलते हैं 2018 के ऊपर क्वेश्चन है जिसमें 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स इलाबोरेटली डिस्कस्ड अबाउट डायमंड्स एंड डायमंड माइंस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इनमें से कौन जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे उन्होंने डायमंड्स और डायमंड माइन जो इंडिया में उस समय थे उसके बारे में बहुत ही विस्तार से डिस्कस किया है। यानी फॉरेन यात्री आते रहते थे हमारे एंशिएंट इंडिया में, मिडिवल में भी आए, तो उन्होंने डायमंड, तो उनमें से कुछ जो यात्री थे उन्होंने भारत में जो उस समय की हीरे थे और हीरो के खदान थे उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा विस्तार से लिखा। तो वो कौन से जो यात्री थे? तो 4 यहाँ पर स्टेटमेंट है। पहला है फ्रांकोइस बर्नियर, दूसरा है जीन बैप्टिस्टे टेवेर्नियर, तीसरा है जीन डी थेवेनॉट और चौथा है आबे बर्थेलेमी कैरे। तो यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं। तो इसमें किसने जो है वो डायमंड और उसके खदानों के बारे में लिखा है ये हमें पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि किस जो लेखक है या फिर किस यात्री ने किस चीज़ का विवरण दिया है और किस शासन के अंतर्गत क्या क्या बातें हुई हैं उसके बारे में लिखा है, उसकी स्थिति के बारे में लिखा है, उसके शासन व्यवस्था के बारे में लिखा है, प्रशासन के बारे में लिखा है, शहरों के बारे में लिखा है, मंदिरों के बारे में लिखा है, उस समय की स्थितियों के बारे में लिखा है, सामाजिक स्थिति के बारे में लिखा है, वो हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कि वो उसी तरीके से इसमें आप एक चीज़ और जैसे जोड़ सकते हैं, डायमंड और डायमंड माइंस के बारे में इसने लिखा, तो एक यूनिक चीज़ है, तो हमें इसका आंसर हमें पता होना चाहिए। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है, पूछा गया इसमें से कौन सी करेक्ट है। ठीक है, तो पहला जो है वो है, वाइट मार्बल वाज यूज्ड इन मेकिंग बुलंद दरवाज़ा एंड खानकाह एट फतेहपुर सीकरी। यहाँ पर बोला जा रहा है जो जब बुलंद दरवाज़ा बना तो उसमें हम लोगों ने वाइट मार्बल का उपयोग किया, जबकि जो फतेहपुर सीकरी के पास खानका है उसमें उसमें भी वाइट मार्बल का यूज़ किया गया है। यानी बुलंद दरवाज़ा और जो कि फतेहपुर सीकरी में है और खानका वो भी फतेहपुर सीकरी में है, वहाँ पर वाइट मार्बल से ये बने हैं। दूसरा है, रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल वेर यूज इन मेकिंग बड़ा इमामबाड़ा एंड रूमी दरवाज़ा एट लखनऊ। तो लखनऊ की बात की जा रही है कि वहाँ पर बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाज़ा है, तो उसको रेड सैंडस्टोन और मार्बल से बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हम एक नया चीज़ यहाँ पर आप सीख सकते हैं कि हमें कौन सी जो फेमस जो मॉन्यूमेंट है, स्मारक है, और किस राजा ने बनवाई ये हमें पता होना चाहिए, किस पीरियड में बनी ये हमें पता होना चाहिए, किस राजवंश के अंतर्गत वो राजा था जिसने ये बनवाया वो हमें पता होना चाहिए, और उसमें क्या क्या चीज़ों का उपयोग किया गया, क्या वाइट मार्बल था, रेड सैंडस्टोन था, या फिर किसी दूसरे चीज़ का इस्तेमाल किया गया, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हमें यही पता चलता है। तो 17 का क्वेश्चन देख लेते हैं हम।
पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट सीपोर्ट इन द काकतीय किंगडम। यहाँ भी एक यूनिक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है काकतीय जो राजवंश था उसके अंतर्गत एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध या फिर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वहाँ पर बंदरगाह था, तो वो कौन सा था। 4 ऑप्शन है। पहला है काकीनाडा, दूसरा है मोटुपल्ली, तीसरा है मछलीपट्टनम जिसको मसूलीपट्टनम भी बोलते हैं, और चौथा है नेल्लूरू। तो ये किस काकतीय किंगडम के अंतर्गत इनमें से कौन सा जो सीपोर्ट था वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था ना कि किसी राजवंश के अंतर्गत कौन कौन सी जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अभी अभी मैंने आपको बताया था, तो उसमें एक और चीज़ जोड़ लीजिएगा, जैसे कि डायमंड माइंस को आपने जोड़ा था कि कुछ यूनिक था। तो सी पोर्ट के ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि उस समय कौन कौन से जो सी पोर्ट थे या फिर कौन कौन से जो सी रूट थे, सॉरी सी रूट नहीं, जो रिवर रूट थे वो फेमस थे। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलता है 2016 में। 2017 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था। 2016 में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कृष्णदेव द रूलर ऑफ विजयनगर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर बोला जा रहा है कृष्णदेव के टैक्सेशन सिस्टम के ऊपर सवाल है, और ये बोला जा रहा है कि नीचे 2 स्टेटमेंट है, उसके बारे में बताइए। पहला स्टेटमेंट क्या है कि द टैक्स रेट ऑन लैंड वाज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द लैंड। यहाँ पर ये बोला जा रहा है जो लैंड के ऊपर जो टैक्स रेट था वो फिक्स्ड किया गया था डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ लैंड, यानी कि लैंड की क्वालिटी की जांच की जाती थी कि ज़मीन कैसी है, कितनी उपजाऊ है, उसमें कौन कौन से फसल हो सकते हैं, और उसके बाद वहाँ की जो टैक्स रेट है उस पर निर्धारित की जाती थी कि इस खेत से इतना टैक्स लिया जाएगा। दूसरा है प्राइवेट ओनर्स ऑफ वर्कशॉप्स पेड एंड इंडस्ट्रीज टैक्स। इसमें बोला जा रहा है जो वर्कशॉप के जो प्राइवेट ओनर्स थे उनको एक इंडस्ट्री टैक्स भी दिया जाता था, और ये सब किसके अंतर्गत हो रहा है, कृष्णदेवराय का टैक्सेशन सिस्टम इसके अंतर्गत हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको पहले भी बताया था, अब इसमें एक चीज़ और जोड़ लीजिए। पहले आपने क्या जोड़ा था, जो डायमंड माइंस थी उसके ऊपर क्वेश्चन था, दूसरे में क्या था सी पोर्ट के ऊपर क्वेश्चन था, और तीसरा में क्या पूछा गया, टैक्सेशन सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमें उसकी डिटेल पता होनी चाहिए कि कौन सा टैक्स है वो किस राजा के अंतर्गत लगाया गया था, किस राजा ने किस टैक्स को हटा दिया गया। जैसे कि आपने जजिया का नाम सुना होगा, तो कितने राजाओं ने जजिया को हटा दिया था, कितने ने लगा दिया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कल को क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हम लोग ये चीज़ सीखने को मिलता है। दूसरा स्टेटमेंट क्वेश्चन ये है बंजारास ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वेयर जनरली। इसमें पूछा जा रहा है जो बंजारा थे मिडिवल पीरियड के टाइम में वो क्या थे। तो यहाँ पर बंजारा आपको एक टर्म देखने को मिल रहा है, जैसे कि आपने फनम सुना था, कुलिवाप और द्रोणवाप आपने शब्द सुना था, अमील आपने शब्द सुना था। तो उसी तरीके से एक बंजारा भी एक टर्म है। वैसे भी आपने फिल्म वगैरह में और गाने भी सुने होंगे बंजारा पे, तो हमें इस चीज़ को क्लिक करना चाहिए, उसको सर्च करना चाहिए कि आखिर बंजारा किस चीज़ को डिनोट करता है, और खासकर किस पीरियड में। जैसे मिडीवल पीरियड के टाइम में ये बातें की जा रही है, तो यहाँ पर बंजारा के बारे में पूछा गया कि वो एग्रीकल्चरिस्ट थे यानी कृषक थे, या फिर वो योद्धा थे, या फिर वो बुनकर थे, या फिर वो ट्रेडर्स थे। तो हमें ये एनसीईआरटी में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, मुझे पूरा ध्यान है। तो आपने अगर इस चीज़ का ध्यान रखा होगा कि जो टर्म है वो किस चीज़ को डिनोट करते हैं किस पीरियड के अंतर्गत, तो आप इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर दे पाएंगे। आप देख सकते हैं कि सिर्फ कीवर्ड के ऊपर कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। विद रेफरेंस टू द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया द टर्म अरघट्टा रिफर्स टू। सिर्फ फिर से वही चीज़, कीवर्ड के ऊपर सवाल। अरघट्टा अरघट्टा एक टर्म है जो कि मिडिवल इंडिया से संबंधित है, वो उस समय किस चीज़ को डिनोट करता है। तो सीधी सी बात है, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की बात नहीं है, आपको कीवर्ड का ध्यान रखना ही होगा। 2015 के अंतर्गत चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग, और उसमें बोला जा रहा है कि इनमें से करेक्ट आंसर को आप बताइए। द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू द। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब बाबर इंडिया में आया तो उससे उसके क्या परिणाम हुए। तो पहला क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सब कॉन्टिनेंट। तो ये बोला जा रहा है कि बाबर आया तो अपने साथ गन पाउडर को इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर लेके आया वो। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्च एंड डोम इन द रीजन्स आर्किटेक्चर। इसमें बोला जा रहा है कि जब बाबर आया तो उसने जो अपने शासनकाल में जो मस्जिदें वगैरह बनवाई, तो उसमें क्या हुआ कि उसमें आर्च और डोम फिर बनने शुरू हुए। पहले आर्च और डोम मस्जिदों में नहीं हुआ करते थे, तो ये जो देन है वो बाबर की है। तीसरा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ तिमूरी डायनेस्टी इन द रीजन। तो इसमें बोला जा रहा है कि बाबर के आने से जो रीजन में है वो तिमूरी डायनेस्टी जो है उसका स्थापना हो गया। अब 3 स्टेटमेंट है, सिर्फ बाबर के शासनकाल के अंतर्गत ये पूछा गया है। तो ये है जो प्रभाव के ऊपर पूछा गया,
पूछा गया है कि बाबर के आने से क्या क्या हुआ। तो हो सकता है कल को अकबर के ऊपर पूछा जा सकता है, कल को अशोक के ऊपर पूछा जा सकता है कि उसके आने के बाद क्या क्या चेंजेज हुए। तो ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि किस शासनकाल के अंतर्गत कौन सा जो शासक आया उसने किस चीज़ की स्थापना की, उसने किस किस नई चीज़ों को शुरुआत किया। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि आपने राजा जय सिंह के बारे में सुना होगा, जो जयपुर में थे, तो उन्होंने कई सारी जो है वो उद्योग सॉरी जो वेधशालाएँ बनवाई थी अलग अलग जगहों पे। तो वो एक यूनिक काम था जो कि किसी शासक ने नहीं किया था, तो उसके ऊपर सवाल पूछने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि उन्होंने कहाँ कहाँ पे वेधशालाएँ स्थापित करवाई थी। ये भी पता होना चाहिए कि उनका नाम क्या था, क्योंकि राजा जय सिंह के नाम से दो, मेरे ख्याल से मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, दो शासक थे, तो उसमें भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ आपको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप इस तरह के क्वेश्चन का आंसर है वो आप दे पाएंगे। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि किसने किस जो आर्च एंड डोम का शुरुआत किसने किया। हमने डिस्कस किया था इसी लेक्चर में कि जो कल्याण मंडप है जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन में बनता है उसकी शुरुआत किस राजवंश के अंतर्गत हुई थी। तो सेम वही चीज़ आप मान सकते हैं कि जो आर्च और डोम जो मस्जिदों में बनने शुरू हुए या फिर यहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स बनने शुरू हुए, तो उसमें आर्च एंड डोम का जो कॉन्सेप्ट आया वो किस शासनकाल के बाद आया। तो इसमें बाबर उसमें आंसर है। तो क्या ये सही है कि नहीं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड ए न्यू सिटी ऑन द साउथ अंडर टू रूल हिज न्यू किंगडम एज द एजेंट ऑफ ए डीटी टू वोम ऑल द लैंड साउथ ऑफ द रिवर कृष्णा वाज सपोज टू बिलोंग। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि किसने एक नए शहर की स्थापना की साउथ में। इसमें ये पूछा गया है कि जो रिवर कृष्णा थी उसके साउथ में जितना भी लैंड था, तो उसमें उसने शासन करने के लिए एक नए शहर की स्थापना की, वो कौन सा शासक था। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है, अमोघ वर्ष प्रथम, दूसरा है बल्लाल द्वितीय, तीसरा है हरिहर प्रथम और चौथा है प्रताप रुद्र द्वितीय। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि किस शासक ने रिवर कृष्णा के साउथ में वो एक नई सिटी की स्थापना की और वहाँ का पूरा शासन संभाला। तो इस तरीके की जो क्वेश्चन है मैंने आपको बताया अभी अभी जो बाबर वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसी तरीके से इसको भी उससे रिलेट करके देख सकते हैं कि किस शासन ने कौन से नए योगदान दिए, उसके ऊपर ये सवाल आपको पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन है वो मैचिंग द पेयर्स पे है। मिडिवल इंडिया के स्टेट है एक तरफ और दूसरी तरफ उनके प्रेजेंट रीजन है। यहाँ पर जैसे पहली तरफ है चंपक, दुर्गर और कुलूट और दूसरी तरफ है सेंट्रल इंडिया, जम्मू और मलाबार। तो पुराने नाम और नए नाम के ऊपर ये सवाल है कि ये जो चंपक है वो आज कौन सा स्टेट है। पुराना मिडिवल इंडियन स्टेट का नाम था चंपक, दूसरा है दुर्गर, तीसरा है कुलूट। तो आज के वो कौन से क्षेत्र है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि पाटलिपुत्र आपने नाम सुना, आज के पटना को हम पाटलिपुत्र ही आज का पटना है, ठीक। उसी तरीके से आपने बनारस सुना है, तो आज का वाराणसी जो है वही बनारस है। तो उसी तरीके से जैसे कि आज का मगध जो क्षेत्र है वो बिहार है, तो उसी तरीके से इसको भी आप उसी के ऊपर पैटर्न पे ये सवाल है कि चंपक जो है क्या वो आज का सेंट्रल इंडिया है, दुर्गर जो है वो आज का क्या जम्मू है, कुलूट जो है वो क्या आज का मलाबार है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने आपको जैसे बताया कि एक तो ये टर्म है, चंपक टर्म है एक, दुर्गर भी एक टर्म है और कुलूट भी एक टर्म है। जब आप इसको सर्च करेंगे तो आपको गूगल में शुरू में ही पता चल जाएगा कि ये जो है वो एक्चुअली में प्रदेश के नाम थे जो कि आज के इस रीजन को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो हमें जो भी टर्म आए जो कि हमें उससे अनभिज्ञ हों तो उसके बारे में सर्च करने की प्रवृत्ति हमें डेवलप करनी चाहिए। तो 14 में चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन मिडिवल इंडिया द डेजिग्नेशंस महात्र एंड पट्टक किला वेयर यूज्ड फॉर। दो टर्म है महातरा और पट्टकिला और ये डिजिग्नेशंस थे। जैसे कि डिजिग्नेशन का मतलब क्या होता है आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं हेल्प कर देता हूँ कि जैसे कि डिजिग्नेशन, मान लिया कि मैं मान लिया कि आप एक कोई ऑफिस में ज्वाइन किया आपने, तो आप उस किस पद पे आपने ज्वाइन किया है वो उसको डिजिग्नेशन बोलते हैं। जैसे कि अमित शाह भी हैं, अमित शाह क्या है वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है पद ये डिजिग्नेशन हो गया उनका। मोदी जी हैं तो वो एक उसी के एक सदस्य के रूप में है, तो वो एक सदस्य के रूप में होंगे। जेपी नड्डा है, सॉरी अभी अभी तो फिलहाल जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके। ये सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, तो उनका भी डिजिग्नेशन है उनकी अपनी पार्टी में। तो बस उसका जो मतलब किसी भी संस्था में, चाहे वो देश की संस्था हो सकती है या फिर अपनी पार्टी की संस्था हो सकती है या आपकी आपने पर्सनल कोई बना रखी है, तो उसमें आपने उस
इस संस्था में कौन सा पद आपने एक्वायर किया है तो उसको डिजिग्नेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि महात्तरा और पट्टा किला जो डिजिग्नेशन है उसका किस चीज़ में यूज किया जाता था, उसका मतलब क्या था। तो पहला है कि ये मिलिट्री ऑफिसर्स के डिजिग्नेशन थे, या फिर विलेज हेडमैन के डिजिग्नेशन थे, या फिर स्पेशलिस्ट इन वैदिक रिचुअल्स उसके डिजिग्नेशन थे, या फिर चीफ्स ऑफ क्राफ्ट गाइड्स उसके ये डिजिग्नेशंस थे। तो आपको मैंने पहले ही बताया, ये भी कीवर्ड के ऊपर टर्म है, ये सवाल है, कीवर्ड से सवाल बनाए गए हैं, तो कीवर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार हमें साबित हो रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है, विद रेफरेंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है कि बीजक इज ए कंपोजिशन ऑफ द टीचिंग्स ऑफ सेंट दादू दयाल। तो यहाँ बोला जा रहा है बीजक एक टर्म है, फिर से बीजक एक क्या है, इसको बोला जा रहा है कि ये कंपोजिशन है किसका, शिक्षाओं का, संत दादू दयाल है उनके शिक्षाओं का ये संकलन है एक बीजक। दूसरा बोला जा रहा है कि जो फिलॉसफी ऑफ पुष्टि मार्ग वाज प्रोपोंडेड बाई माधवाचार्य। तो माधवाचार्य एक संत हुए हैं, तो उन्होंने पुष्टि मार्ग का एक शुरुआत किया, या फिर उन्होंने शुरुआत किया, उसकी स्थापना की, पुष्टि मार्ग की खोज की, ये माधवाचार्य ने किया। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हमें ये पता चलता है कि किस संत ने किस चीज़ की शुरुआत की, उनका योगदान क्या था, उन्होंने किस नई चीज़ की खोज की, या फिर किस नई चीज़ का प्रादुर्भाव किया जिससे कि हमें ज्ञान हो और हम सेल्फ नॉलेज हो, मतलब जो भी नई तरह की जो चीज़ें हैं वो इंट्रोड्यूस की हो किसी संत ने। जैसे बीजक यहाँ पे है तो वो संत दादू दयाल से जोड़ा गया है, पुष्टि मार्ग है वो यहाँ पर माधवाचार्य से जोड़ा गया है। तो हमें ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि किस संत ने किस चीज़ का योगदान दिया। तो जब हम इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे पढ़ते समय अपनी किताब को, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तीसरा स्टेटमेंट क्वेश्चन ये है कि इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी वाज। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है जो फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना है वो क्या है। पहला स्टेटमेंट है द मॉस्क्यू फॉर द यूज ऑफ रॉयल फैमिली, कि ये जो रॉयल फैमिली थी यानी कि राजा का जो परिवार था उसके पर्सनल उपयोग के लिए ये एक मस्जिद है, इबादत खाना। दूसरा है अकबर्स प्राइवेट प्रेयर चैम्बर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है अकबर का ये प्राइवेट प्रेयर चैम्बर था, यानी फिर अकबर वहाँ पर जाके प्रार्थनाएं करता था। तीसरा है द हॉल इन विच अकबर हेल्ड डिस्कशन विद स्कॉलर्स ऑफ वेरियस रिलीजन्स। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अकबर जो था इबादत खाना में विभिन्न धर्मों के जो विद्वान थे उनको साथ में लेकर उनसे डिस्कशन किया करता था। चौथा है द रूम इन विच द नोबल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजियंस गैदर टू डिस्कस रिलीजियस अफेयर्स। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो ये इबादत खाना जो है वो एक रूम था जिसमें नोबल्स जो थे विभिन्न धर्मों के, वहाँ पर धार्मिक मुद्दों की चर्चा किया करते थे। तो इबादत खाना आपने देखा कि एक फतेहपुर सीकरी में एक मोनूमेंट है या फिर एक स्मारक है एंशिएंट हेरिटेज कल्चर का। तो उसका उपयोग किस लिए किया जाता था या फिर किस लिए बनाया गया था, उसके ऊपर ही सवाल है। तो ये हमें बिल्कुल इसमें भी स्पष्ट होना चाहिए कि कौन सी जो चीज़ है वो किस चीज़ के लिए बनाई गई थी, उसका उपयोग किसने किस लिए किया, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। 2013 में चलते हैं, एक क्वेश्चन है इसमें, कंसिडर द फॉलोइंग भक्ति सेंट्स। 3 भक्ति सेंट्स के नाम दिए गए हैं, दादू दयाल, गुरु नानक और त्यागराज। इसमें बोला जा रहा है कि हु अमंग द एबव वाज वेयर प्रीचिंग व्हेन द लोडी डायनेस्टी फेल एंड बाबर टुक ओवर। फिर से एक पीरियड के ऊपर सवाल है। तो अगर आपको प्रशासन पता हो, शासनकाल पता हो कि किस राजा का कब है, और साथ ही साथ आपको जो संत हैं उनके जन्म और मरण की डेट पता हो, तो इस तरीके का क्वेश्चन आप आंसर दे पाएंगे। पूछा जा रहा है कि जब लोधी डायनेस्टी फेल हुआ, यानी कि लोधी डायनेस्टी का पतन हुआ और बाबर ने सत्ता संभाली भारत में, तो उस समय कौन कौन से जो भक्ति संत जी थे वो उस समय शिक्षाएं दे रहे थे अपनी। तो पीरियड के ऊपर ही सवाल है ये। 2012 के क्वेश्चन चलते हैं। 2011 में शायद क्वेश्चन नहीं पूछा गया मेडिवल इंडिया से, 2012 का है। तो पहला ये जो क्वेश्चन है वो ये है कि द नगर, द द्रविड़ एंड द वेसार आर द। अब देखिए नगर, द्रविड़ और वेसार, मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। आप लोग को अगर आपने एक बार भी पढ़ा होगा अगर एनसीईआरटी, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है 3 टर्म आपको देखने को मिल रहा है, नगर, द्रविड़ और वेसार। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, बार बार इस वीडियो में बताया, पिछले भी वीडियो में बताया था, आगे भी बताऊँगा कि कोई भी जो कीवर्ड है उसके ऊपर आपको अगर नहीं पता, कुछ यूनिक लग रहा है, तो आप उसको सर्च कीजिए। तो यहाँ पर नगर, द्रविड़ और वेसार 3 आपको कीवर्ड है। ये पूछा जा रहा है ये क्या है। तो पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि 3 मेन रेशियल ग्रुप्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो ये बोला जा रहा है कि 3 प्रजातियाँ हैं जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती हैं। दूसरा है कि 3 मेन
लिंग्विस्टिक डिविजन्स इनटू विच ऑफ द लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड। तो इसमें बोला जा रहा है कि ये लिंग्विस्टिक डिविजन्स हैं 3 मेन, जिसके अंतर्गत भारत में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं उसको क्लासिफाई किया जा सकता है। तीसरा है कि 3 मेन स्टाइल्स ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। तो बोला जा रहा है कि भारत में जितने भी टेम्पल बनते हैं वो 3 स्टाइल में बनते हैं, तो उसी का ये 3 नाम है। चौथा है 3 मेन म्यूजिकल घरानास प्रिवेलेंट इन इंडिया। तो ये बोला जा रहा है कि भारत में जो म्यूजिकल घराना है, संगीत के घराने हैं, तो उसके ये 3 प्रकार हैं। दूसरा क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया द सूफी मिस्टिक्स वेर नोन टू परस्यू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मगर अगर हम मिडिवल इंडिया के रिलीजियस हिस्ट्री की बात करें तो उस समय जो सूफी मिस्टिक्स होते थे तो वो किस चीज़ को परस्यू करते थे, इसके ऊपर सवाल है। तो पहला है कि मेडिटेशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्रेथ, यानी कि ध्यान करते थे वो और अपनी सांसों को कंट्रोल करते थे। दूसरा है सीवर एस्केटिक एक्सरसाइज इन ए लोनली प्लेस, वो अकेले एकांत जगहों पर जाके वो बहुत ज़्यादा योगिक एक्सरसाइज किया करते थे, योगी व्यायाम वगैरह किया करते थे। तीसरा है रिसाइटेशन ऑफ होली सॉन्ग्स टू अराउज द स्टेट ऑफ एक्सटेसी इन देयर ऑडियंस। ये बोला जा रहा है कि उन्होंने अपने जो दर्शक थे या फिर उनके जो भक्त थे उनको उन्होंने बहुत सारे गाने बना के दिए जिसके ऊपर वो झूमते नाचते थे। तो ये 3 स्टेटमेंट है। पूछा जा रहा है कि सूफी जो मिस्टिक्स थे उन्होंने किस चीज़ का इनमें से 3 में से किन किन चीज़ों का या फिर किस चीज़ का प्रयोग किया ताकि वो अपनी जो प्रचार है या फिर अपनी जो उपदेश है वो दे सकें, या फिर किस चीज़ का वो पालन करते थे। तो 3 यहाँ पर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से दे सकते हैं। इससे हम ये सीख सकते हैं कि जैसे कि हमें ऋषियों की बात करें और योगियों की बात करें और यहाँ पर सूफियों की बात करें, भक्ति आंदोलन के दूसरे संतों की बात करें जो कि हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं या फिर जो धर्मनिरपेक्ष हैं, तो उन्होंने किस किस चीज़ का किस तरीके से अपनी जो शिक्षाएं हैं वो प्रदर्शित की या फिर प्रचार किया उनका, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। कि किसी ने जैसे बीजक लिखा, किसी ने अपने जो भाषा जो उपचार है सॉरी जो उपदेश है उन्होंने अपने भाषण के द्वारा दिया। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि किस मार्ग का किसने पालन किया, तब हम इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने पूरा मिडिवल इंडिया का जो प्रीलिम्स के अंतर्गत जो भी 2011 से लेकर 2022 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमने डिस्कस किया है। कल के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा लंबा है, तो हो सकता है कि हम इसे 2 या 3 लेक्चर में पूरा करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।